नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ तो अपडेट में लाता ही हूं। आज एक और तड़कता फड़कता अपडेट ले लीजिए, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन के अंदर में बहुत कुछ होने वाला है। और बहुत कुछ होने वाले में क्या चल रहा है मित्रों? खबर आई है कि गृह मंत्रालय में मुंबई के कुछ लोग आना जाना शुरू किए थे इधर, और उनकी ये कोशिश थी कि किसी भी प्रकार से गृह मंत्री से कोई सेटिंग करवा लिया जाए और देवेंद्र फडणवीस जी को कुछ करवा लिया जाए, ताकि हमारा मामला सेट हो जाए। और उसमें खबर आ रही है पूर्व मुंबई के कमिश्नर माननीय परमवीर सिंह के हवाले से। मैंने बहुत पहले आपको बताया हुआ है कि परमवीर सिंह कुछ गुप्त ऑपरेशन पर है। परमवीर सिंह को सारी सूचनाएं हैं, और परमवीर सिंह को लग रहा है कि अगर ये जांच अभी 2 से 3 दिन, अभी बहुत जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है मुंबई में, जबरदस्त। क्योंकि अगले 2-3 दिन में अदालत में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में 2 महीने का वक्त मांगा जा रहा था, नहीं मिला। 1 सप्ताह का वक्त मिला है। 1 सप्ताह में अभी सारे जवाब देने हैं। और क्या क्या वहां कोहराम मचा है, कौन किधर जा रहा है, इसकी मैं अभी आपको सूचना दे रहा हूं। पहली बार पिछली सुनवाई में पहली बार सरकार की तरफ से डीसीपी और जो दूसरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनके तरफ से यह कहा गया कि हम तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। पहली बार हुआ ऐसा, इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि वो एसआईटी का हवाला दे करके, ये जो बाकी 3-4 पुलिस वाले, उसमें जिस एसीपी के पास एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सबमिट हुआ था, और उस एसीपी को ये अधिकार है कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की जो है आपने जांच कर लिया और जांच करके आप केस को क्लोज कर सकते हैं। तो पहली पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं। एसीपी का ऑफिस ही कोर्ट के रूप में एक्टिव हो गया, और इस मामले को वहीं दबा दिया गया। और इनको ये कभी आशा नहीं थी, कभी अपेक्षा नहीं थी कि एक दिन क्यूआई नेटवर्क आ जाएगा, एक दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन आ जाएगा, और एक दिन दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान आ जाएंगे, और सतीश सालियान और क्यूआई के पास एक ऐसा सबूत आएगा जो सबूत इस पूरे केस के परखचे उड़ा देगा। ये इनको आशा नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि एसीपी के ऑफिस में सारा इंक्वायरी करके दे दिया, और एसीपी को ऊपर से आदेश था। आदेश किसका था? सीधा ठाकरे का था, दोनों बाप बेटे का। और वो दोनों बाप बेटा परमवीर सिंह को बाईपास करके सारा कॉल ले रहा था, सचिन बाजे के माध्यम से। तो एसीपी को आदेश चला गया कि साहब ये हो गई रिपोर्ट, इसको क्लोज कर दो। लेकिन तब तक ये मामला 2021 में जाकर के फाइनल क्लोज हुआ। पहले तो रफा दफा हो गया, शांत हो गया, लेकिन फिर ये जांच चढ़ती रही, ये रहा वो रहा, और ये कर करके फिर जो है सो रिपोर्ट को क्लोज करने की बात हो गई। लेकिन इस बीच में मामला क्या हुआ कि परमवीर सिंह और बाप बेटे में रिश्ता हो गया खराब। परमवीर सिंह ने यह आरोप लगा दिया, क्योंकि परमवीर सिंह को मालूम था कि यह मामला दबने वाला नहीं है, यह मामला खुलने वाला है। तो परमवीर सिंह को ये, और इधर बाप बेटे को लग रहा था कि परमवीर सिंह को सब कुछ मालूम है, और परमवीर सिंह हमारे कॉन्फिडेंस का नहीं है, क्योंकि परमवीर सिंह ने जैसे ही सत्ता बदली, उन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन सत्ता बदलने के पहले, जब परमवीर सिंह के ऊपर केस हुआ और परमवीर सिंह फरार हुआ, तब उनको लगने लगा कि भाई अब हम बचेंगे कैसे। तो ऊपर में सारे लोग एक ही हैं, आपको मालूम है। परमवीर सिंह का समधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक स्मॉल टाउन नेता है, लेकिन बीजेपी का नेता है, और वो भी कहां से? तो नागपुर से। तो परमवीर सिंह ने अपने समधी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी पैठ बनाई, और किसी तरीके से कहा कि भाई साहब, हम आपको सब कुछ डिटेल देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास बहुत सारे डिटेल हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बस आप अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए था कि वो उनसे सारे डिटेल लें। उन्होंने डिटेल ले लिया मित्रों परमवीर सिंह से, और जैसे ही डिटेल मिला, परमवीर सिंह ने पाला बदला, और परमवीर सिंह जो भगौड़ा था,
3 महीने तक फरार था, वो परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट में आकर के सरेंडर किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि भाई आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, आप जाकर के जांच में क्यों नहीं अपीयर होते हैं। लेकिन परमवीर सिंह ने कहा कि मिलॉर्ड, हमको अगर जांच में हम अपीयर होंगे तो हमको गिरफ्तार करके वो लोग यातनाएं देंगे, सजा देंगे। मतलब परमवीर सिंह की ही पुलिस, मतलब परमवीर सिंह ये स्वीकार कर रहा है कि मुंबई पुलिस उनको यातना देगी और ब्रुटैलिटी करेगा उनके खिलाफ, और कहा कि हमारे खिलाफ जितने आरोप हैं वो झूठे हैं। ये परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। कहा कि अगर अगर सारे आरोप झूठे हैं तो आप जांच किए में शामिल होइए। ऐसा नहीं हुआ, जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट से उसने राहत ली और वहां से गिरफ्तारी से वो बचा। उसके बाद तो परमवीर सिंह पूरी तरह से पाला बदल लिया। अब ये सीन हो गया दो, ये तो सीन नंबर 1 था। सीन नंबर 2 क्या हुआ कि जिस दिन पीआईएल फाइल हुआ था और उसके बाद जब परमवीर सिंह को ये पहली बार एहसास हुआ जब पीआईएल फाइल हो गया नवंबर 2023 में। लेकिन परमवीर सिंह को लगा अच्छा पीआईएल में तो कुछ नहीं है, यह सब निकल जाएगा। जिस दिन दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान फैक्ट्स के साथ, सबूत के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए अपना एप्लीकेशन लेकर के, अपनी याचिका लेकर के, उस दिन से परमवीर सिंह के कान खड़े हो गए। और तब से परमवीर सिंह ये सोच रहा है कि कोई फंसे, हम इस केस से बाहर निकले। और परमवीर सिंह इस केस से बाहर नहीं निकल सकता है, किसी भी सूरत में नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो उस वक्त कमिश्नर था। और जिस प्रकार से सचिन बाजे इस पूरे केस को, हालांकि हालांकि एक रास्ता हो सकता है परमवीर सिंह के बचने का कि परमवीर सिंह खुद को गवर्नमेंट अप्रूवर बना ले और वो कह दे कि साहब मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये दोनों बाप बेटा सचिन बाजे के हिसाब के सहारे सारे तिकड़म को अंजाम दिया है, मुझे ये बाईपास कर दिया, मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब उसमें भी फिर फॉरेंसिक ऑडिटिंग होगी कि भाई तुम्हारी भूमिका है या नहीं है, ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन ये तब हो सकता है कि परमवीर सिंह ये आकर के कह दे कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये दोनों बाप बेटा सचिन बाजे के माध्यम से ये काम कर रहा है। इतना जबरदस्त हैंग, वो कहते हैं ना, वो क्लिफ हैंगर है, इस तरह से पकड़ा गया है ये केस, जहां कोई बच नहीं पा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इस केस को बांध दिया है। तो अब क्या स्थिति है? अब वहां से दौड़ लग रही है, मुंबई से बहुत सारे पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं। और मैं पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, हमारे बहुत सारे ईमानदार पुलिस वाले और सीबीआई के ऑफिसर मुझे, हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं, हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साहब मुंबई की पावर गैलरी में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अगली जो हियरिंग होगी उसमें अदालत कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और नगरकर को, आप समझ लीजिए कि नगरकर की तो खैर नहीं है। तो इसमें सिर्फ नगरकर नहीं फंसेंगे, नगरकर के साथ साथ वो एसीपी फंसेंगे, जिसके सामने ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कह करके मैटर क्लोज कर दिया गया था। और इसीलिए लास्ट तारीख पर एक डीसीपी लेवल के अधिकारी मौजूद थे हियरिंग में। पिछले टू पिछले हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, लेकिन पिछली हियरिंग में डीसीपी लेवल के एक अधिकारी मौजूद थे और उनके सौजन्य से यह बात आई कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें 2 महीने का समय दिया जाए। भाई किस तरफ जब नीलेश ओझा जी ने इंटरवेंशन किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं आप किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं, तो नहीं हम पुराने एसआईटी का, तो पुराने एसआईटी ने तो रिपोर्ट दे दिया है, क्लोजर रिपोर्ट है। अच्छा, जब एसआईटी अपनी जांच कर रही थी तो मीडिया को ये ठाकरे के दलाल पुलिस वाले और ये गुंडे पुलिस वाले, वो मीडिया दलाल मीडिया को ब्रीफ कर रही थी कि एसआईटी ने भी जांच लिया है, ये तो पूरा एक्सीडेंट का मामला है। मतलब जांच कोई हुई ही नहीं। 2022 में अनाउंसमेंट हुआ एसआईटी का, 2023 में अनाउंसमेंट एसआईटी गठित हुई और 23 से लेकर के 25 तक अभी तक ये लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे। और इन्होंने बजाबता मीडिया में ब्रीफ किया जाकर के, इनके जो दलाल पुलिस वाले हैं उन्होंने जाकर के, मलवानी पुलिस स्टेशन वाले ब्रीफ कर रहे थे, चीमा जी आधब जैसे लोग ब्रीफ कर रहे थे आदित्य ठाकरे को और उसके उनके पिताजी को कि साहब ये तो हमने इंक्वायरी कर लिया है। और एसआईटी भी उसी नतीजे पर पहुंची है जिस नतीजे पर मालवानी पुलिस स्टेशन उसके पहले पहुंची थी और एसीपी के सामने हमने इंक्वायरी करके केस को सुपुर्द कर दिया था। हमारा इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट वहां पर दाखिल है। अब ये कहानी हो रही है जब डीसीपी साहब ने कहा और नीलेश ओझा जी ने इंटरवेंशन लिया कि नहीं, आपको एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, वो एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। एसआईटी सेट असाइड हो गई है, एसआईटी अब कुछ काम नहीं करेगी। एसआईटी जो कुछ भी करेगी वो नए एफआईआर के आलोक में करेगी, उनको करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो सकता है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे दे, क्योंकि अगर एसआईटी भी रिपोर्ट दे दे और कोई फैक्ट्स उस केस से रिलेटेड, कोई ऐसा सत्यापित फैक्ट्स आ जाए जिसकी इंक्वायरी इनएविटेबल हो, तो ये केस लॉ कहता है, कानून कहता है कि एसआईटी हो जाए, प्रीवियस जितने भी इंक्वायरी हैं सारे इंक्वायरी सेट असाइड हो जाएंगे और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च होगा। इसीलिए एफआईआर तो उनको करना है। अब यही कोहराम मचा हुआ है कि मात्र 7 दिन का वक्त था और वक्त गुजर गया है। वक्त गुजर गया है। 1 या 2 दिन, कल या परसों या एक और दिन ले लीजिए आप। मतलब फ्राइडे तक, आज मंगलवार है, फ्राइडे तक इस मामले में आर पार हो जाना है। तो अभी जो हमें सूचना आ रही है मित्रों कि फ्राइडे जो डेडलाइन आया है, उसके पहले मुंबई से भागा दौड़ी शुरू हुई कि क्या किया जाए अब इस रास्ते में, क्या हो सकता है। तो पहले तो देवेंद्र फडणवीस का दरवाजा खटखटाया गया, क्योंकि वही होम मिनिस्टर हैं, वही मुख्यमंत्री भी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हाथ खड़ा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साहब मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये काम तो अब कोर्ट में चल रहा है मामला, अदालत क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। अरे देवेंद्र फडणवीस ने जितनी मदद करनी थी ठाकरे परिवार की, उससे अधिक मदद कर दी। 22 में एसआईटी गठित किया, 1 साल तक एसआईटी अपॉइंट नहीं किया। जो एसआईटी अपॉइंट किया वो भी ढाक के 3 पात हुए। आज 2025 चल रहा है, 3 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। दोबारा जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है तब भी कुछ नहीं किया। कहीं जुबान भी नहीं खोलते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस उस मुद्दे पर। टोटल पूरा लगता है कि मुंह पे लिको वो प्लास्ट जो है वो चिपका लिया है। आप देवेंद्र फडणवीस से पूछिए ठाकरे और दिशा सालियान के केस के बारे में, एकदम गोलमोल कह देंगे कोर्ट में है, फलना है, चिलना है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी भाग जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने जितनी दोस्ती निभानी थी, दोस्ती निभा लिया उन्होंने। और जब गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि अमित शाह जी ठाकरे को के प्रति कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगे और कानून के रास्ते में नहीं आएंगे। तो अमित शाह जी उस वक्त भी बोले थे। और अभी जब कल जब मैंने बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री ने साउथ अफ्रीका से एक ड्रग पेडलर पर और ड्रग कार्टेल पर अटैक किया है, इसकी बात आप समझ लीजिए। आप एक और बात सुन लीजिए साहब, मेरे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर एक सवाल करते हैं और ये सवाल उनका बिल्कुल जायज भी है, बिल्कुल जायज है कि हो क्यों नहीं रहा है। जब सब कुछ पता है तो हो क्यों नहीं रहा है। सब कुछ पता पता थी सरकार को मेहुल चोकसी के भी बारे में, और इसी मेहुल चोकसी को माननीय प्रधानमंत्री मेहुल भाई भी कहते थे। एक जमाना था, जब तक वो पकड़े नहीं गए थे, जब तक वो फरार नहीं हुए थे, जब तक ये पता नहीं चला था कि मेहुल चोकसी क्या कर रहे हैं, क्या 3-5 है उनका बिजनेस, तब तक मोदी जी उनको भी कह रहे थे मेहुल भाई। लेकिन जब मेहुल भाई भगोड़ा हो गए हैं, तो मेहुल चोकसी की 4 करोड़ों की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच कर लिया है, सीज कर लिया है। इसलिए जो कोई भी इस गलतफहमी में हो कि हमने मोदी जी का इंटरव्यू ले लिया है, हम इस केस से अपने गर्लफ्रेंड को बचा लेंगे, हमने मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा लिया है, तो हम कोई भी अपराध करके निकल जाएंगे, ऐसी गलतफहमी माननीय मोदी जी के प्रति वो सभी अपराधी और वो सभी षड्यंत्रकर्ता दूर कर लें। मोदी मेहुल चोकसी को नहीं बचा रहे हैं, मेहुल चोकसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रहे हैं। नीरव मोदी भी आएंगे और विजय माल्या भी आएंगे। विजय माल्या खुद कह रहे हैं कि हमने 11,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी अदा कर दिए हैं, मुझसे तहसील लिया गया है। तो तहसील लिया गया है, जितने पैसा लेकर के वो गए हैं, सरकार ने उतने पैसे तहसील लिए हैं विजय माल्या से। नीरव मोदी भी आएंगे और ललित मोदी भी आएंगे। ललित मोदी की भी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, लेकिन ललित मोदी का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हो सकता है कि वक्त लगे। लेकिन मेहुल चोकसी से कार्रवाई शुरू हो गई है, नीरव मोदी भी घेरे में है। तो इस गलतफहमी को बिल्कुल हटा लीजिए कि नरेंद्र मोदी इन दोनों बाप बेटा को बचा लेंगे। ये कितने भी बलात्कार करके निकल जाएं, हत्या करके निकल जाएं और नरेंद्र मोदी इनको बचा लेंगे, यह गलतफहमी बिल्कुल हटा लीजिए। अब जो आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं, वो ब्रेकिंग है होम मिनिस्ट्री के तरफ से। अमित शाह जी का इशारा साफ जा चुका है। कहां? महाराष्ट्र।
कि कानून अपना काम करेगा भैया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं देश का गृह मंत्री हूं, देश का भरोसा हमारे ऊपर है। और मैं ये सब काम क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? एक अपराधी को बचाने के लिए कोई मैं काम करूंगा, और अगर अपराधी है नहीं है, ये एक अदालत डिसाइड करेगी। ना मैं बचाऊंगा और ना मैं इसको रोकूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा? मैं आपको ना मैं बचाऊंगा ना मैं फंसाऊंगा। मेरी फंसाने की कोई इच्छा नहीं है। गृह मंत्री की तरफ से साफ साफ संदेशा है कि मेरी फंसाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं किसी को अवैध तरीके से, गलत तरीके से, कोई कानूनी पचड़े में डालने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, ना मैं करूंगा। तो ना मैं फंसाऊंगा और ना मैं बचाऊंगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध को कानून के तहत जो सजा है वो मिलेगी। तो होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर किसी भी प्रकार से किसी को ना तो फंसाने में ना तो बचाने में यकीन रखता है। अब ये जो फ्राइडे के पहले का आलम है ना, ये खूंखार रूप लेते जा रहा है मुंबई में। खतरनाक, पूरी तरह से दहशत में है लॉबी कि फ्राइडे के पहले, कल हुई हो सकती है सुनवाई, परसों, अभी तक तो लिस्ट नहीं हुआ है केस, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। फ्राइडे तक तो हो ही जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि दूसरे सप्ताह गया, तो सप्ताह चाहे कितने भी हो जाएं, सुनवाई तो होनी ही होनी है, और सुनवाई केस लॉ के हिसाब से ही होनी है। तो उनको आदेश का तामील करना ही है, और अदालत के भी हाथ पूरी तरह से बंधे हैं। ऐसा अदालत नहीं कह सकती कि हाँ एसआईटी ने जांच कर लिया, अब इस मैटर को क्लोज कर दीजिए। इम्पॉसिबल है, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। तो अदालत ऐसा नहीं कह सकती है कि शैलेंद्र नगरकर और जो नए डीसीपी साहब आए हैं कि साहब हमको 2 महीने का वक्त दे दीजिए, हम फ्रेश इंक्वायरी कर रहे हैं। फ्रेश इंक्वायरी कर रहे हैं तो एफआईआर लॉन्च कर लीजिए, ये कहा जाएगा। अगर आप फ्रेश इंक्वायरी कर रहे हैं तो एफआईआर ला दीजिए। और अब दूसरी बात क्या हो गई साहब, पिछली हियरिंग में इन लोगों ने खुद ही खुद को फंसा लिया। इसलिए कहते हैं ना कि अपराधी अपने अपराध के निशान छोड़ जाते हैं। कैसे खुद को बचाया? इन्होंने खुद होकर के कहा कि कुछ क्रूशियल जो इंक्वायरी है वो बाकी रह गई है, और उस क्रूशियल इंक्वायरी के लिए मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। तो वो क्रूशियल इंक्वायरी है क्या? और अगर क्रूशियल इंक्वायरी की जांच नहीं हुई है तो ये केस क्लोज कैसे हो गया? समझ रहे हैं बात को? अगर आप सोचिए, अगर ये हल्ला नहीं मचता, ये हाय तौबा नहीं मचती, हम लोग अदालत नहीं पहुंचते, तो ये केस तो क्लोज था। लेकिन एक क्लोज केस के बारे में वही पुलिस वाले अब अदालत में कह रहे हैं कि कुछ क्रूशियल इनपुट्स आए हैं जिसकी इंक्वायरी जो है हमको करनी चाहिए, और उस करने के लिए हम आप हमें 2 महीने का वक्त दे दीजिए। तो ये बात तो साबित हो गई कि क्रूशियल चीजें हैं जिसकी इंक्वायरी नहीं हुई है, और अब वही मुंबई पुलिस क्रूशियल इंक्वायरी की बात कह रही है। ये जीत है या नहीं है आपकी? 5 साल हुए हैं, मैं मानता हूं, तारीख पर तारीख पड़ रही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जीत आपकी हुई या नहीं हुई? हमने घसीट करके उनको इस जगह पे लाया या नहीं लाया? अब वो खुद ही कह रहे हैं, और इन द कोर्ट कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। अब अदालत उनसे पूछेगी कि वो क्रूशियल इंक्वायरी की जो आप बात कर रहे थे, वो क्या है क्रूशियल इंक्वायरी, जरा ये बताइए। कहां है आपकी? उसके लिए वो 2 महीने का टेबल टेनिस खेल रहे हैं असल में। वो अदालत को गुमराह करने के लिए कि क्रूशियल इंक्वायरी के नाम पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 महीने का वक्त ले लेंगे, तब तक पता नहीं जज साहब बदल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। कौन? अरे एक एक दिन का मतलब होता है, कुछ भी हो सकता है। बेंच बदल जाए, उस बेंच में चले जाओ, बेंच नए तरीके से सोचे, कुछ भी घालमेल हो जाएगा। तो उनको सिर्फ तारीख पर तारीख चाहिए, और तारीख इसलिए चाहिए क्योंकि टेम्परिंग करनी है पूरे मामले में। इंटेंशन, नियत गड़बड़ है, नियत गड़बड़ है, टोटल नियत गड़बड़ है। पहले तो रिप्लाई जो पुलिस में था वो नहीं दिया। दूसरी सबसे क्रूशियल बात यह है मित्रों, नीलेश ओझा जी ने इंटरवेंशन फाइल किया है कि आपने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, वो जिस आधार पर आपने मैटर को क्लोज किया है, वो डॉक्यूमेंट जो है मांगा जा रहा है सतीश सालियान की तरफ से, आपने हैंडओवर क्यों नहीं किया है 174 के तहत? वो हैंडओवर नहीं किया। तो अगली फ्राइडे के पहले जो सुनवाई है उसमें वो हैंडओवर करने के आदेश हैं।
और उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा ना कि आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ है, जो नीलेश जी को बुला करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साहब एक काम करिए, आपने हमें भी इम्प्लीकेट कर दिया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हटा दीजिए उसका जो आपने कहा है कि इनको कस्टडी में लिया जाए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम हटा दीजिए और आप नगरकर का नाम रहने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि शैलेंद्र नगरकर के नाम को रहने दीजिए, मेरा नाम हटा दीजिए। मामला बहुत टेढ़ा हो गया है मित्रों, और इसीलिए फ्राइडे के पहले ये कोहराम है, और इसीलिए जो हमें सूचना मिली कि मिनिस्ट्री में हम बहुत तैनात हैं, बिल्कुल खबर रख रहे हैं, हर जगह हमारी निगाह है कि कौन कहां सेटिंग कर रहा है। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने उस ईमानदार सीबीआई के ऑफिसर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिन्होंने पल पल की जानकारी दी है कि साहब ये सब खेल चल रहा है, सेटिंग करने की पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन गृह मंत्रालय ने बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में मैसेज साफ कर दिया है। कोई फोन करके किसी को नहीं कहा, हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, लेकिन मैसेज साफ है, लाउड एंड क्लियर। और यह मैसेज देवेंद्र फडणवीस के लिए भी है कि साहब कानून अपना काम करेगा, ना तो हम किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे, मेरी किसी से कोई दोस्तमनी नहीं है। अगर कोई अपराधी है, अपराध किया है, तो कानून, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है नेताओं के लिए। तो नेता तो ये कहेंगे ही कहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरीके से जितनी मदद करनी थी उद्धव ठाकरे की कर दी उन्होंने। अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपने मुझे गलत तरीके से फंसाया है, आपने मुझे बचाया नहीं। मैं तो कह रहा हूं फंसाना तो छोड़ दीजिए, उनको बचाने की कोशिश नहीं की, और बचाने की कोशिश करने के पीछे जो मैं आधार दे रहा हूं कि एसआईटी गठन करने के बाद 1 साल तक आपने एसआईटी के ऑफिसर के नाम की घोषणा नहीं की, तो इसका मतलब आप बचा ही रहे थे साहब। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। तो अपने तरीके से जितना बचाने की कोशिश उनको करनी थी वो कर चुके हैं। इसीलिए होम मिनिस्ट्री के तरफ से अब सीधा सीधा खेला है साहब कि ना मैं फंसाऊंगा ना मैं बचाऊंगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, मिनिस्ट्री होम हो जाए, मिनिस्ट्री पीएमओ हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, अदालत हो जाए, अदालत अपना काम करेगी, और अदालत को अपना काम करने पर, ध्यान रख लीजिए, अदालत को अपना काम करने पर हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं, और मजबूत फैक्ट्स आर्गुमेंट के साथ खड़े हैं। तो अदालत कोई एहसान नहीं करेगी, अदालत न्याय के साथ में खड़ी होगी, और बिल्कुल खड़ी होगी अदालत न्याय के साथ। अदालत अपना काम करेगी, और अपना काम करते हुए अदालत एहसान नहीं करती किसी के ऊपर। अदालत अपना काम करेगी, न्याय को सामने में रख करके काम किया जाएगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। तो चेयर कीजिए, 2-3 दिन और जो और खबरें आएंगी आपको बताऊंगा। परमवीर सिंह, सचिन बाजे, बाकी जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको करने दीजिए, करेंगे अभी कुछ दिन तक, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।